मिडिल क्लास के अहम प्रतिनिधि है। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50% सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है, जिसका व्यापक स्वागत हुआ है। सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास के अहम प्रतिनिधि है। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50% सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है, जिसका व्यापक स्वागत हुआ है। नमस्कार, आपनालोके निश्चय सन्मानीय राष्ट्रपति महोदयार तेखेतर बाजेटर पूर्वे जी भाषण সেই ভাষণত কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন আৰু লগতে 50% পেঞ্চনৰ গ্যাৰাণ্টিৰে যি ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কিম UPSৰ ঘোষণাৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে। ইয়াৰ পিছতে এতিয়া চৰ্চা চলিছে যে এই বাজেটত কিমান টকা আবণ্টন কৰা হৈছে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ সম্পৰ্কত। এতিয়ালৈকে এই কথা কোনো স্পষ্ট হোৱা নাই, কিন্তু এটা কথা যে ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই অল ইণ্ডিয়া ৰেলৱেমেন্স ফেডাৰেশ্যনৰ সচিব শিৱগোপাল মিশ্ৰ ডাঙৰীয়ালৈ অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন সম্পৰ্কত তেখেতৰ পৰামৰ্শ বিচাৰি কাৰ্মিক বিভাগৰ ফালৰ পৰা এখন অফিচিয়েল লেটাৰ পঠিওৱা হৈছিল। গতিকে আগৰ যদি আমি পে কমিশ্যনসমূহ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে পে কমিশ্যনসমূহ গঠন হওঁতে প্ৰায় এবছৰমান লাগে। গতিকে এই 25ৰ বৰ্ষতে নিশ্চয় এই সকলোখিনি কাম আগবাঢ়িব, যিহেতু 1/1/2026 পৰাহে কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে। গতিকে এই এবছৰৰ ভিতৰতে সকলোখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হৈ অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ দ্বাৰা যাতে কৰ্মচাৰী উপকৃত হ'ব পাৰে সেইখিনি কাম আগবাঢ়িব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া চৰ্চা চলিছে যে ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ কিমান হ'ব। শিৱগোপাল মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াই তেখেতে দাবী কৰে যে 2.86 ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ হ'ব নেকি, কিন্তু বৰ্তমান যিটো ডিএৰ বৰ্ধিত ৰূপটো যদি আমি চাওঁ আৰু দুবাৰ 1/1/26 আগতে হ'বলগীয়া আছে। গতিকে 60 ঘৰতে হ'ব লাগে, 60%ৰ আশে-পাশে, বৰ্তমান 53% হৈ আছে। গতিকে সেই হিচাপত যদি চোৱা হয়, ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ যিহেতু ডিএৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, গতিকে সেই হিচাপত হ'লে কিমান হ'ব এই সম্পৰ্কত প্ৰাক্তন যি সচিব ভাৰত চৰকাৰৰ তেখেতৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আছে। আপোনালোকে তেখেতৰ মন্তব্যটো এবাৰ শুনি লওক। 10 साल में केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनके वेतन स्ट्रक्चर पे, उनके वेतन भत्तों पे और जो सारे एसोसिएटेड सवाल हैं पेंशन्स वगैरह, उन सब पे एक गहन चर्चा की जानी चाहिए, उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। और उसके लिए समय समय पर हर 10 साल में एक वेतन आयोग, ये वित्त आयोग नहीं, वित्त आयोग तो देश की टैक्सेस की व्यवस्था को देखता है, वेतन आयोग हर 10 साल में बैठाने की परंपरा बन गई। दूसरा, ये घोषणा अभी की गई थी मंत्री जी के द्वारा, वैष्णव के द्वारा, कि ये सरकार ने या प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है कि 8वां वेतन आयोग की गठन किया जाएगा। लेकिन 8वां वेतन आयोग का गठन अभी हुआ नहीं है। वेतन आयोग के गठन का शुरुआती दिन उससे माना जाता है जिस दिन सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दी जाती है कि कौन उस वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, कौन सदस्य हैं और उसके क्या टर्म्स और रेफरेंस हैं। ये टर्म्स और रेफरेंस अभी तय नहीं हुए हैं। वेतन आयोग का कंपोजिशन अभी नहीं बनाया गया है। ये जब भी जारी होगा, 1 महीने 2 महीने जब भी जारी होगा, उससे ये माना जाएगा कि वेतन आयोग का गठन, 8वें वेतन आयोग का गठन हो गया। अभी उसकी केवल इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक जो है घोषणा ही मानी जा सकती है। 1 जनवरी 2016 को 10 साल पूरे होंगे पिछले वेतन आयोग की जो इफेक्टिव लागू करने की तिथि है उससे 16 से 26
1 जनवरी से शुरू होता है, 10 साल 1 जनवरी 2026 को पूरे होंगे और उससे वो लागू होना चाहिए। लेकिन ये वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग अपना सारा डेलिब्रेशंस कार्य वगैरह कर लेगा और समय और रिपोर्ट भी देना होता है। उसके बाद रिपोर्ट का परीक्षण करती है सरकारें, उसमें राज्यों को भी थोड़ा कंसल्टेशन किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग को फॉलो करते हैं। तो आपको जस्ट रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि पिछले बार 2014 में वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था। उसकी नोटिफिकेशन निकली थी 28 फरवरी 2014 को। 1 जनवरी 2016 से अगर लागू होना हो तो उसमें 22 महीने का समय उसमें लगा था। अगर अब भी 28 फरवरी को ही जारी हो जाती है, मान लेते हैं हम 2025 में, तो उसमें केवल 10 महीने का वक्त है 1 जनवरी 2016 के लिए। इस 10 महीने में किसी भी सूरत में वेतन आयोग अपनी पूरी काम को नहीं निपटा सकता। तो मेरा अपना अनुमान ये है कि भले ही ये रिपोर्ट कभी भी आए, मई, जून, जुलाई 2026 में, और सरकार इसको परीक्षण करने में 3-4 महीने लगा ले, तो 1 साल भर बाद में भले ही इसको लागू करे, लेकिन लागू 1 जनवरी 2026 से ही करेगी। आपका तीसरा सवाल फिटमेंट के ऊपर था कि कई तरह की बातें कही जा रही हैं। जेसीएम ने ये कहा कि 2.87 टाइम्स जो है फिटमेंट फैक्टर लगाना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? फिटमेंट फैक्टर ये होता है कि वेतन आयोग 2 चीजों का निर्णय करता है। एक तो बड़ा आसान होता है कि आज के दिन 1 जनवरी 2026 को मान लीजिए कि क्या पे है आज की। उसमें 2 चीजें शामिल होती हैं, एक तो बेसिक पे और दूसरा डियरनेस अलाउंस। तो अभी जैसे डियरनेस अलाउंस 53% चल रहा है, 2 इंस्टॉलमेंट और सरकार को घोषणा करनी होगी 1 जनवरी 2026 से पहले। तो एक जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और दूसरी जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। तो आप ये दोनों इंस्टॉलमेंट पे अगर ये मान के चले कि 7% की वृद्धि और हो जाएगी डीए में, तो उस हिसाब से 1 जनवरी 2026 को देश में 60% डीए की रेट होगी। अगर आप 100 रुपए की बेसिक पे में 60% ये जोड़ दें तो 160 आपका प्रोटेक्टेड पे हो जाता है। इसको हम प्रोटेक्टेड पे कहते हैं कि भाई ये तो वो है जो आज के दिन है पे। अब दूसरी वेतन आयोग ये काम करता है कि नई मिनिमम पे क्या होनी चाहिए, नई पे क्या होनी चाहिए कर्मचारियों के लिए। उसके लिए अलग अलग वेतन आयोग जो है वो अलग अलग चीजों को ध्यान में रखते हैं। कोई वेतन आयोग ये देखता है कि देश में रियल पर कैपिटा इनकम में कितनी वृद्धि हो गई 10 साल में। कोई वेतन आयोग ये देखता है कि एक जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, अगर वो आपका जो सरकार का सबसे निचले वर्ग का कर्मचारी है उसको कितना वेतन मिलना चाहिए ताकि वो अपना जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को जी सके, और उसको कैलकुलेशन करने के बाद वो एक मिनिमम पे निकालता है। जैसे मैं आपको बताऊं 2016 के लिए मतलब जो 7वें वेतन आयोग ने ये निकाला कि भाई मिनिमम पे 18,000 रुपए होने चाहिए। ये उसने अपनी कैलकुलेशन